एंड वेलकम टू माय चैनल देसी अंग्रेज। आज मैं एक मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ और बहुत ही फेमस मूवी रही है वो, और उसका नाम है हैरी पॉटर एंड द फिलोसोफर्स स्टोन। और मेरा रिकमेंडेशन इसके लिए मस्ट वॉच है। बहुत ही बढ़िया मूवी है। और इससे पहले कि मैं रिव्यू शुरू करूँ, आप लोग जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको और भी मूवीज़ और टीवी सीरीज़ के रिव्यू के नोटिफिकेशन मिल सके। डिस्क्रिप्शन की बात करते हैं। एक अनाथ बच्चे को जादू के स्कूल से एडमिशन के लिए बुलावा आता है। वहाँ उसे अपने माँ बाप के बारे में सच पता चलता है और वहाँ पर किस बुराई का आतंक है उसका उसे पता चलता है और सामना भी होता है। सो आइए और बात करते हैं इस मूवी के बारे में। तो ये मूवी आई थी 2001 में और ये मूवी बेस्ड है सेम नाम के नावल पर जिसे लिखा है जेके रॉलिंग ने। नावल आई थी 1997 में और इस बुक के राइट्स वार्नर ब्रदर्स प्रोडक्शन ने 1 मिलियन पाउंड्स में खरीदे थे 1999 में। यूनाइटेड किंगडम में इस पर प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था सन 2000 में। अब ये सब छोड़िए, जो मेन बात आप सब सुनना चाहते हैं वो सुनिए। मेरे ख्याल से बहुत ही कम लोग होंगे जिन्हें हैरी पॉटर के बारे में नहीं पता होगा, लेकिन जिन्हें नहीं पता है उन्हें बता दूं कि आपको अगर इसके बारे में नहीं पता है तो जल्दी से जाके मूवी देखिए या नॉवल पढ़िए। मुझे खुद इसके बारे में अराउंड 2003 में पता चला था और तब तक इसकी 2 मूवीज़ आ चुकी थी। तो सबसे पहले तो ये बता दूं कि हैरी पॉटर सीरीज़ में टोटल 7 नॉवेल्स हैं और 8 मूवीज़। लास्ट वाले नॉवल पर 2 मूवीज़ बनी है 2 पार्ट्स में। और आप लोग को सुनकर अच्छा लगेगा कि मैं 8 मूवीज़ का रिव्यू करने वाला हूँ अगले 8 हफ्तों में। काफ़ी समय से इसके बारे में मैं सोच रहा था और मैंने भी पहले इसकी मूवी ही देखी थी। वो मुझे इतनी अच्छी लगी थी कि बता नहीं सकता। बस इतना कहूँगा कि जो कहते हैं ना कि जब आप कोई कहानी देखते हैं या सुनते हैं तो आप उसकी दुनिया में खो जाते हैं, ऐसा लिटरली मेरे साथ पहली बार हुआ था। और वो भी तब जब मैं अराउंड 10वीं 11वीं क्लास में था। इतनी ज़बरदस्त मूवी थी इसकी पहली वाली। वैसे तो सारी ही मूवी ज़बरदस्त रही हैं। तो हाँ, ऐसा कुछ नहीं है कि जिसने नॉवल नहीं पढ़ी है वो मूवी नहीं देख सकते। सब कुछ अच्छे से दिखाया गया है मूवीज़ में। बल्कि मूवी देखने के कई महीनों बाद मुझे पता चला कि ये एक्चुअली एक नॉवल पर बेस्ड है। फिर अपने स्कूल में जाके मैंने इस नॉवल को खूब ढूंढा तो मुझे फर्स्ट 2 पार्ट्स मिल गए थे लाइब्रेरी में और मैंने उन 2 पार्ट्स को आई थिंक 3 से 4 दिन में पढ़ लिया था। इतना क्रेज़ था। और जैसे मैंने मूवीज़ के बारे में कहा, ऐसी फैंटेसी दुनिया आप जब नॉवल पढ़ेंगे तब भी आपके दिमाग में क्रिएट हो जाएगी। कुछ अलग ही नशा सा है इस नॉवल का। मैंने सारे 7 के 7 नॉवेल्स 3 बार पढ़े हुए हैं। अब आप बोलेंगे पहली बार में समझ नहीं आई क्या, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। इसकी बात ही कुछ और है। एक बार आप इसको पढ़ने बैठ जाओ तो बस फिर आप दुनिया की सब टेंशन्स और प्रॉब्लम्स भूल जाते हो। उसको मैं समझा नहीं सकता, बस आप लोग इसे पढ़ के देखो एक बार, फिर समझ में आएगा। क्योंकि मेरी लाइफ में जितनों ने नहीं पढ़ी थी इसकी नॉवल या मूवी नहीं देखी थी, और मैंने जिन को सजेस्ट किया और उन्होंने जब देखा तब उन सबका कहना यही था कि वाकई में अगर वो हैरी पॉटर की कहानी नहीं देखते या पढ़ते तो लाइफ में बहुत कुछ मिस कर चुके होते। और यकीन मानिए ऐसा ही लगता है। खैर, बहुत तारीफ़ हो गई। और हाँ, फर्स्ट 2 पार्ट्स मुझे स्कूल की लाइब्रेरी से मिल गए थे, लेकिन बाकी के पार्ट्स मैंने दोस्तों से लेके पढ़ी थी क्योंकि उस वक्त उतने पैसे नहीं थे कि मैं ये बुक ख़रीद सकूं। बट आज मेरे पास इसका पूरा सेट है। खैर, आगे बढ़ते हैं। आप मुझे जो कुछ कहना था कह दिया। मूवीज़ तो खैर आप लोग देखिएगा ही, लेकिन अगर हो सके तो नॉवल ज़रूर पढ़िएगा। वैसे तो मूवी में सब कुछ दिखाने की कोशिश की गई है, बट वो कोशिश ही रहती है। जितनी डिटेल्ड कहानी नॉवल में होती है उसका कोई मुकाबला नहीं। सो हो सके तो नॉवल ज़रूर पढ़िएगा। हाँ जी, तो हम बात कर रहे थे कि प्रोडक्शन स्टार्ट हो गया था सन 2000 में और इसके लिए बहुत बड़े बड़े दिग्गज डायरेक्टर्स पहले कंसिडर किए जा रहे थे, जैसे कि स्टीवन स्पीलबर्ग और रॉब राइनर। और जेके रॉलिंग ने बहुत स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए थे कि मूवी से रिलेटेड सारे एस्पेक्ट्स उनसे पहले डिस्कस किए जाएं। जब तक वो मंजूरी ना दे तब तक उसको लागू ना किया जाए। सो उनका बहुत टाइट कंट्रोल था फिल्म बनने के वक्त। एक कारण ये भी है कि फ़िल्म बहुत ही ज़बरदस्त रही है। तो जेके रॉलिंग ने सबसे शुरू में ही कह दिया था कि सारे एक्टर्स ब्रिटिश या आयरिश ही होंगे, यानी कि ब्रिटेन से होंगे या आयरलैंड से होंगे। जी हाँ, जेके रॉलिंग ब्रिटेन से हैं और उनकी नावल के सभी कैरेक्टर्स भी आइदर इंग्लिश है या आयरिश हैं। तो जो 3 मेन कैरेक्टर्स रहे हैं उनका सिलेक्शन अगस्त 2000 में हो गया था।
फिल्मिंग हुई है लीव्सडन फिल्म स्टूडियोज़ में, जो कि हर्टफोर्डशायर इंग्लैंड में स्थित है, और ये वार्नर ब्रदर्स का ही एक स्टूडियो है। और यूके के काफ़ी सारे ऐतिहासिक इमारतों के आसपास भी शूटिंग की गई है। और जब ये 2001 में रिलीज़ हुई तो इस मूवी ने उस साल 974 यानी कि $974 मिलियन का बिजनेस किया, जिसमें सिर्फ $26 मिलियन कम थे $1 बिलियन से। अब आप खुद ही सोचिए 2001 में $1 बिलियन के राउंड का बिजनेस करना, तो आपको अंदाज़ा लग गया होगा कि कितनी ज़बरदस्त हिट रही थी ये मूवी। और आज भी बहुत पॉपुलर है ये लोगों के बीच, यहाँ तक कि अगर चैनल चेंज करते करते ये मूवी दिख जाती है टीवी पर तो इसको रोक के लोग देखने लग जाते हैं। बट आजकल तो खैर चैनल का ज़माना ही चला गया, अब तो सब OTT ऐप्स पर आ गए हैं। एनीवे ये साल 2001 की सबसे ज़्यादा बिजनेस करने वाली यानी कि हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी बन गई थी, और ओवरऑल ये सेकंड हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी थी ऑफ ऑल टाइम। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ग्रॉसिंग मूवी करने वाली मूवी उस वक्त थी टाइटैनिक, जो कि 1997 में आई थी। और इस मूवी ने काफ़ी सारे अवार्ड जीते थे उस वक्त, जैसे कि एकेडमी अवार्ड, जिसे हम लोग ऑस्कर के नाम से जानते हैं, और भी बहुत सारे। अब आते हैं प्लॉट पर। प्लॉट थोड़ा सा मैं आपको डिटेल्ड और एलैबोरेट करके बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने नॉवल भी पढ़ी है और मूवी भी बहुत बार देखी है। एक्चुअली मैं आपको बता दूँ, मूवी भी मैंने कम से कम भी नहीं तो 25-30 बार देख ली होगी, 8 की 8 मूवीज़। इतना क्रेज़ और इतना बड़ा फ़ैन हूँ मैं इस हैरी पॉटर सीरीज़ का। तो ये कहानी शुरू होती है हॉगवर्ट्स स्कूल के एक प्रोफेसर से, जिसका नाम है एल्बस डम्बलडोर, और उसी प्रोफेसर के साथ एक और प्रोफेसर है जिसका नाम है मिनर्वा मैकगोनागल। दोनों एक स्ट्रीट पर वॉक करते हुए जा रहे हैं, तभी एक और लंबा चौड़ा सा आदमी उतरता है इन दोनों प्रोफेसर्स के पास। ये सब कुछ लंदन शहर में हो रहा है, और दोनों प्रोफेसर्स बातें करते हुए जा रहे हैं, और वो आदमी इन दोनों प्रोफेसर्स के पास एक बच्चा लेके आता है अपनी उड़ने वाली मोटरसाइकिल से। बच्चे के सर पर एक निशान है जो कि लाइटनिंग बोल्ट जैसा दिखता है, और बच्चे का नाम है हैरी पॉटर। ये दोनों प्रोफेसर्स उस बच्चे को एक घर के सामने रख के चले जाते हैं और एक चिट्ठी उसके साथ छोड़ जाते हैं। अब आते हैं सीधा 10 साल बाद। बच्चा बड़ा हो चुका है और 11 साल का होने वाला है। जिस घर में ये रहता है वहाँ इसको इसके पेरेंट्स अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं, क्योंकि ये उनका बच्चा नहीं है। वो रह रहा है अपनी माँ की बहन की फैमिली के साथ, तो इसको काइंड ऑफ एडॉप्ट किया है इसकी मौसी ने, या अंग्रेज़ी में जिसे हम आंट कहते हैं। इन लोगों ने इसे एक ढंग का कमरा भी नहीं दिया है रहने के लिए, और ये सीढ़ी के नीचे एक छोटी सी अलमारी सी बनी हुई है, उसमें रहता है। और इसके आंट और अंकल इससे घर का बहुत काम करवाते हैं, और इसको खाने को भी कुछ नहीं देते, और इसको बिल्कुल नौकर जैसा ट्रीट करते हैं। इन दोनों का एक बेटा है जिसका नाम है डडली डर्सली। वो भी हैरी को बहुत परेशान करता रहता है। एनीवे एक दिन ये लोग एक ज़ू जाते हैं घूमने के लिए। वहाँ एक बहुत बड़ा सा सांप रहता है ज़ू में। हैरी को दिखाते हैं कि वो सांप से बात कर सकता है, और डडली जब देखता है कि अरे इतना बड़ा सांप, तो वो उसे बिल्कुल कांच से लग के देखने लग जाता है ज़ू के अंदर। फिर पता नहीं क्या होता है कि वो कांच गायब हो जाता है, और डडली उस सांप के पिंजरे में गिर जाता है, और सांप हैरी को थैंक यू बोलकर चला जाता है ज़ू से कि तुमने मुझे छुड़ा दिया। और फिर देखने में आता है कि कांच वापस आ गया है, तो डडली उस सांप के पिंजरे में कैद हो चुका है। खैर हैरी का बर्थडे आने वाला है, और उसको हॉगवर्ट्स से एडमिशन के लेटर्स आने शुरू हो जाते हैं, लेकिन उसके अंकल और आंट उसे वो लेटर पढ़ने नहीं देते हैं। कई बार और काफ़ी सारे लेटर्स हैरी के नाम पर आते हैं, बट हैरी उन लेटर्स को नहीं पढ़ पाता है। फाइनली एक दिन हैग्रिड नाम का बंदा हैरी के पास वो लेटर लेके आता है, और हैग्रिड वही आदमी है जो कि वो उड़ती हुई मोटरसाइकिल से आया था हैरी को लेके शुरुआत में। फिर उसके अंकल और आंट कहते हैं कि उन्हें हैरी को कोई जादू के स्कूल नहीं भेजना है। तब हैरी हैरान हो जाता है, जादू का स्कूल? और फिर हैग्रिड हैरी को सब कुछ सच सच बताता है कि वो एक जादूगर है, और उसके माता पिता भी जादूगर थे, और उनकी मृत्यु किसी बुरे व्यक्ति के कारण हुई थी। लेकिन हैरी को उसके अंकल आंट ने बताया था कि उसके मम्मी पापा एक कार एक्सीडेंट में मारे गए थे। एनीवे हैरी हैग्रिड के साथ चला जाता है, और फिर हैरी पॉटर जब जादूगर की दुनिया में पहुंचता है तब सब लोग उसे देख के हैरान हो जाते हैं। अब यहाँ थोड़ा सा समझ लीजिए कि जादू की दुनिया आम लोगों की दुनिया से छिपी हुई है, और हॉगवर्ट्स स्कूल जहाँ पर हैरी एडमिशन लेने जा रहा है उसके बारे में सिर्फ जादूगर और जादूगरनियों को ही पता है, यानी कि विजार्ड्स और विचेस को। तो जैसे हमारे यहाँ अच्छे और बुरे लोग होते हैं, ऐसे ही इनके यहाँ भी अच्छे और बुरे जादूगर होते हैं।
बुरे जादूगर वो होते हैं जो कि अपने हिसाब से जादू की दुनिया चलाना चाहते हैं और उसके लिए वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं, यहाँ तक कि मर्डर भी कर सकते हैं। एनीवे, हैरी को देख के सब लोग हैरान हो रहे हैं और फिर हैरी हैग्रिड से पूछता है कि ये सब लोग मुझे देख के इतने हैरान क्यों हो रहे हैं और मुझे जानते कैसे हैं और मैं इतना फेमस कैसे हूँ जादू की दुनिया में। तब हैग्रिड बताता है कि हैरी के सर पर जो निशान है वो उसे एक बहुत ही बुरे जादूगर ने दिया था। वो कहता है कि वोल्डेमॉर्ट नाम का एक जादूगर उसे मारने की कोशिश कर रहा था, लेकिन वो बैकफायर हो गया और उसके चलते वोल्डेमॉर्ट खुद ही मर गया, या यूँ कह लीजिए कि बहुत बुरी तरह घायल हो गया। लेकिन हैरी को सिर्फ एक खरोच आई सर पे। तो एक्चुअली में वोल्डेमॉर्ट से पूरी जादू की दुनिया परेशान थी, इसलिए जब वो मरा या घायल हुआ हैरी के कारण, तब से हैरी इस जादू की दुनिया में भयंकर तरीके से फेमस हो गया। अच्छा, पहली मूवी में ये दिखाते हैं कि वोल्डेमॉर्ट का नाम लेना मना है क्योंकि उसका इतना खौफ है कि उसके नाम लेने से ही लोगों को बहुत डर लग जाता है। अब हैरी को हैग्रिड बैंक लेकर जाता है जहाँ पर उसके नाम पर कुछ पैसे छोड़ के गए हैं उसके मम्मी पापा, और बैंक का नाम है ग्रिंगॉट्स। और वो देखता है कि बैंक में उसके पास ढेर सारे पैसे हैं, मतलब कि वो बहुत अमीर है। उसके बाद हैरी स्कूल के लिए जो जो सामान चाहिए वो ख़रीदता है। तो सबसे ज़रूरी है एक छड़ी, क्योंकि जो भी स्पेल्स या मंत्र स्कूल में सिखाए जाएंगे वो इस छड़ी के थ्रू ही काम करेंगे। तो जब वो छड़ी लेने जाता है तो दुकानदार उसे काफ़ी सारी छड़ियाँ दिखाता है, लेकिन सब हैरी को रिजेक्ट कर देती हैं। जी हाँ, हैरी रिजेक्ट नहीं करता, बल्कि छड़ियाँ हैरी को रिजेक्ट कर देती हैं। अच्छा, छड़ी को इंग्लिश में वांड बोलते हैं, WAND। फिर शॉपकीपर बहुत सोच विचार करके उसको एक वांड देता है और उसको हाथ में लेते ही हैरी को वो एक्सेप्ट कर लेती है। तब वो शॉपकीपर उसे बताता है कि जिस छड़ी ने तुम्हें एक्सेप्ट किया है उस छड़ी में एक फीनिक्स पक्षी का पंख है अंदर में, और उस फीनिक्स पक्षी ने सिर्फ एक और पंख दिया था जो कि वोल्डेमॉर्ट की वांड में था। तो काइंड ऑफ हैरी की छड़ी और वोल्डेमॉर्ट की छड़ी कनेक्टेड है। इसके बाद हैरी को एक पेट खरीदना है, तो वो एक उल्लू खरीदता है जिसका नाम है हेडविग। इसके बाद हैग्रिड उसे मिलता है और उसे ट्रेन की टिकट देता है जो कि उसे हॉगवर्ट्स स्कूल तक ले जाएगी। पर उस टिकट में लिखा होता है प्लेटफॉर्म 9¾ या 9/4 या 9:45। तो वो हैरान हो जाता है कि लंदन के किंग्स क्रॉस स्टेशन में उसे 9:45 प्लेटफॉर्म कहाँ मिलेगा। हैरी हैग्रिड से पूछ पाता, तब तक हैग्रिड गायब हो जाता है। फिर उसे दिखता है कि एक जादूगर वाली फैमिली जा रही है उस प्लेटफॉर्म पर, तो वो उनसे पूछता है कि कैसे जाते हैं। तब वो देखता है कि 9 और 10 प्लेटफॉर्म के बीच में एक दीवार सी है जिसमें बच्चे जा रहे हैं और गायब हो रहे हैं। वो घबरा जाता है देख के, लेकिन फिर जब वो भी ये करता है तब देखता है कि एकदम से ही पूरा माहौल बदल गया और एक बहुत बड़ी ट्रेन खड़ी है प्लेटफॉर्म 9:45 पर, मतलब कि वो जादू की दुनिया में एंटर कर चुका है। फिर वो उस ट्रेन में बैठ जाता है। वहाँ उसे एक और फ्रेशर मिलता है जिसका नाम है रोनाल्ड वीजली, शॉर्ट फॉर्म में रॉन वीजली। रॉन भी हैरी को देख के हैरान हो जाता है क्योंकि जादू की दुनिया में सबको हैरी के बारे में पता है सिवाय खुद हैरी के। एनीवे, हैरी रॉन से दोस्ती कर लेता है ट्रेन पर, और एक और लड़की मिलती है ट्रेन पर जिसका नाम है हरमाइनी ग्रेंजर। तो जिन 3 मेन लीड कास्ट की मैं बात कर रहा था कि जिनको अगस्त 2000 में फाइनल कर लिया गया था, वो यही 3 थे, हैरी, रॉन एंड हरमाइनी। खैर, फिर ये लोग स्कूल पहुंचते हैं। वहाँ इनका सामना ड्रेको मैलफॉय से होता है जिसे थोड़ा सा ईविल टाइप सा बताया गया है। वो भी एक फ्रेशर है। वो हैरी को कहता है कि उससे दोस्ती कर ले, लेकिन हैरी मना कर देता है। फिर एक सॉर्टिंग हैट वाली सेरेमनी होती है। तो एक्चुअली हॉगवर्ट्स में 4 हाउसेस दिखाए गए हैं और उनके नाम है स्लिदरिन, ग्रिफिंडोर, रेवेनक्लॉ और हफलपफ। तो जिस भी हाउस में आपका सिलेक्शन होगा पूरे 7 साल आपको उसी हाउस में रहना पड़ेगा। और हाँ, टोटल ड्यूरेशन जादूगर बनने या स्कूल का कोर्स का है 7 साल, इसलिए 7 नॉवेल्स। हर नॉवल में 1 साल कवर किया गया है हैरी पॉटर की पढ़ाई का। खैर, सॉर्टिंग हैट एक तरह की हैट है जिसको स्टूडेंट के सर पर रखा जाता है और वो फिर उनका हाउस बताता है। तो जब हैरी के सर पर वो हैट आती है तो हैट बोलती है कि मुश्किल है कि तुम्हें किस हाउस में डाला जाए। जी हाँ, हैट बोलती भी है। अब इसकी आप आदत डाल लीजिए, जादू की दुनिया बिल्कुल ही अलग है, यहाँ सब कुछ पॉसिबल है। तो हैट बोलती है कि तुम्हें स्लिदरिन में डाल देते हैं, लेकिन तब तक रॉन का सिलेक्शन ग्रिफिंडोर में हो चुका होता है। तो हैरी कहता है कि प्लीज़ मुझे ग्रिफिंडोर में डाल दो, और हैट उसको ग्रिफिंडोर में डाल देती है। और ड्रेको मैलफॉय को स्लिदरिन हाउस मिलता है और हरमाइनी को ग्रिफिंडोर हाउस मिलता है।
खैर अगले दिन से क्लासेस शुरू होती हैं तो हैरी जाता है सबसे पहली क्लास प्रोफेसर स्नेप की। अच्छा रुकिए, हैरी का किरदार निभाया डैनियल रैडक्लिफ ने, रॉन का रूपर्ट ग्रिंट ने और हरमाइनी का एमा वॉटसन ने और प्रोफेसर स्नेप का एलन रिकमैन ने। और यकीन मानिए सबसे पावरफुल एक्टिंग एलन रिकमैन ने ही की है पूरे 8 मूवीज़ में स्नेप की। इतनी ज़बरदस्त एक्टिंग की है इन्होंने। खैर पहली क्लास है स्नेप की और इसमें दिखाया है कि स्नेप किसी वजह से हैरी से बहुत नफ़रत करता है। तो वो हैरी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड, और सब्जेक्ट का नाम है पोशंस। जी हाँ, इसमें सब्जेक्ट्स भी बड़े मज़ेदार होते हैं। यहाँ सब नहीं बता सकता, इसलिए कह रहा हूँ कि मूवी जाके देखिए या नॉवल पढ़िए। एनीवे स्नेप हैरी से कुछ क्वेश्चंस पूछता है और हैरी एक का भी जवाब नहीं दे पाता है, जबकि हरमाइनी सभी क्वेश्चंस पर हाथ खड़ा करती रहती है क्योंकि उसको सबके जवाब मालूम है। हरमाइनी को इसमें सबसे ज़्यादा होशियार दिखाया गया है तीनों में से, और पढ़ाकू भी, जैसी कि लड़कियां होती भी हैं होशियार और पढ़ाकू। तब फिर स्नेप पूरी क्लास में हैरी का मजाक उड़ाता है कि सिर्फ फेमस होना ही काफ़ी नहीं है, और तब से हैरी को स्नेप से भी नफ़रत हो जाती है। इसके बाद और भी मज़ेदार क्लासेस होती हैं, झाड़ू उड़ाने की, छड़ी चलाने की और कुछ बेसिक मंत्र सीखने की। तो एक्चुअली ऐसा दिखाया है कि सभी हाउस की डॉर्मेटरीज अलग अलग है और सभी स्टूडेंट्स के कमरे या सामान रखने की जगह वहीं है। और हाँ, इसमें बाकी सीनियर स्टूडेंट्स भी हैं, यानी कि सेकेंड ईयर से लेके फाइनल ईयर वाले स्टूडेंट्स भी हैं। तो कास्ट तो इस मूवी की लंबी चौड़ी रही है। खैर स्कूल को काफ़ी आलिशान और बहुत ही बड़ा दिखाया गया है, मतलब कि जैसे कि छोटा सा शहर ही बसा हो, जैसे कि हमारे IIT। तो इसमें दिखाया है कि एक बार हैरी, रॉन और हरमाइनी अपने डॉर्मेट्री जा रहे थे, लेकिन वो लोग भटक गए। कैसे भटक गए वो आप मूवी देख के ही जानिए। और वो लोग किसी तहखाने में छिपने के लिए चले जाते हैं, जहाँ पर एक 3 सर वाला कुत्ता बैठा रहता है, वो भी खूब बड़ा। छिपने के लिए इसलिए क्योंकि इस स्कूल में एक चौकीदार है जिसका नाम है फिल्च। तो बच्चे सोचते हैं कि अगर उसने हमें गलत जगह देख लिया तो शायद पनिशमेंट मिलेगी, इसलिए वो लोग छिपने की जगह ढूंढते हैं। खैर तहखाने से जैसे तैसे बच के भागते हैं तीनों। आगे बढ़ते हैं कहानी में। एक क्लास के बाद रॉन हरमाइनी की मजाक उड़ाता है, लेकिन हरमाइनी सुन लेती है। उसी रात को एक बहुत बड़ा राक्षस स्कूल में घुस जाता है और सब लोग हॉल में खाना खा रहे होते हैं। तब पता चलता है सबको कि खूब बड़ा राक्षस घुस गया है स्कूल में, लेकिन हरमाइनी खाना खाने नहीं आई होती है क्योंकि वो उदास होती है। तो हैरी और रॉन बोलते हैं कि हरमाइनी को नहीं पता है कि राक्षस घुस गया है स्कूल में। तो फिर जैसे तैसे वो उसे ढूंढते हैं और वो गर्ल्स टॉयलेट में होती है, वहाँ पर वो राक्षस आ जाता है। तो फिर हैरी, रॉन और हरमाइनी जैसे तैसे करके उस राक्षस को बेहोश करते हैं। तब से फिर इन तीनों की दोस्ती हो जाती है। अब आते हैं मेन प्लॉट पर। तो एक्चुअली वोल्डेमॉर्ट मरा नहीं है, वो वापस ज़िंदा होने की कोशिश कर रहा है। तो उसके लिए उसको चाहिए पारस पत्थर, यानी कि फिलोसोफर स्टोन या सॉर्सरर स्टोन। उसी की रक्षा वो 3 सर वाला कुत्ता कर रहा है। और हैरी को शक होता है कि प्रोफेसर स्नेप वोल्डेमॉर्ट को वापस दुनिया में लाने की कोशिश कर रहा है और वही उसकी मदद करेगा। अल्टीमेटली पारस पत्थर चोरी हो गया है, इस बात की भनक इन तीनों को लग जाती है और फिर ये तीनों स्नेप को रोकने के लिए जाते हैं। अब ये लोग पारस पत्थर तक कैसे पहुंचते हैं और स्नेप को रोक पाते हैं या नहीं, ये सब जानने के लिए आप लोग मूवी देखिए। अभी कहानी बहुत सारी बाकी है। इस स्कूल में एक गेम खेलते हैं जिसका नाम है क्विडिच। जैसे हमारे यहाँ सॉकर या क्रिकेट होता है, काइंड ऑफ वैसे ही। उसके बारे में अगले रिव्यू में बताऊंगा। और यकीन मानिए अभी मैंने इसकी कहानी आधी भी नहीं बताई है। आप मूवी ज़रूर देखिए, बहुत कुछ होगा आगे इस मूवी में। मेरा यहाँ पूरा बताना नामुमकिन है। प्रोडक्शन के बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। तो एक्चुअली में J.K. रॉलिंग ने पहली 4 बुक्स के राइट्स 1 मिलियन पाउंड्स में बेच दिए थे। J.K. रॉलिंग थोड़ा सा हिचकिचा रही थी बुक के राइट सेल करने में, क्योंकि जनरली मूवी स्टूडियोज़ वाले फिर अपने हिसाब से कहानी को तोड़ मरोड़ देते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ क्योंकि उसने राइट्स सेल इसी बात पे किए थे कि कहानी को एज इट इज़ दिखाया जाए और मेरी परमिशन के बिना ज़्यादा फेरबदल ना किया जाए मूवीज़ में। खैर इसके प्रोड्यूसर है डेविड हेमन, तो वो इस बुक पर मूवी बनाना चाह रहे थे। तो बहुत सारे डायरेक्टर्स को अप्रोच किया गया था। स्टीवन स्पीलबर्ग ने कह दिया था कि वो इस पर एनिमेटेड मूवी बनाना चाहते हैं, क्योंकि उनका कहना था लाइव एक्शन ज़्यादा हिट नहीं रहेगी। खैर वो गलत निकले। तो एक्चुअली क्रिस कोलंबस बहुत बड़े फ़ैन हो गए थे हैरी पॉटर के, जब उनकी बेटी ने कहा कि आप इसकी पहली 3 बुक्स पढ़िए। और फिर जब क्रिस ने उसे पढ़ा तब फिर उनके मन में आया कि मुझे ही इसे डायरेक्ट करना चाहिए।
फिर क्रिस को जब पता चला अपने एजेंट से कि कम से कम 25 डायरेक्टर्स वार्नर ब्रदर्स ने बुलाए हैं मूवी के लिए, तो उन्होंने अपने एजेंट से कहा कि मेरी मीटिंग वार्नर ब्रदर्स वालों से सबसे लास्ट में रखवाना, ताकि मेरा आइडिया सबसे ज़्यादा फ्रेश रहे उनके दिमाग में। फिर क्रिस ने 130 पेजेस का एक स्क्रीन प्ले तैयार किया। उसने वार्नर ब्रदर्स एग्जीक्यूटिव से मिलकर 45 मिनट तक उन्हें अपनी स्क्रिप्ट बताई और उन्हें इम्प्रेस कर दिया। फिर वार्नर ब्रदर्स ने जब उन्हें सिलेक्ट कर लिया, तब उन्हें स्कॉटलैंड भेजा जेके रॉलिंग और प्रोड्यूसर डेविड हेमन से मिलने के लिए। वहाँ उन्होंने 2 घंटे तक रॉलिंग और हेमन को अपना विजन बताया फिल्म के बारे में। वो लोग भी बहुत इम्प्रेस हुए और फाइनली क्रिस कोलंबस ने पहली फिल्म डायरेक्ट की और स्टूडियो ने काफ़ी सारा क्रिएटिव कंट्रोल जेके रॉलिंग के हाथ में दे दिया था, जो कि जनरली स्टूडियोज़ करते नहीं हैं। तो अब बारी आती है मेरे रिकमेंडेशन की। मस्ट वॉच है मेरी तरफ से। मूवी सेट्स लाजवाब बनाए गए हैं, एक्टिंग सभी की ज़बरदस्त है और कहानी तो है ही ऑसम। मेरे पास और रीजंस नहीं है आपको कन्विंस करने के लिए। आइए इसके कुछ मज़ेदार फैक्ट्स की बात कर लेते हैं। पहला फैक्ट ये है कि एलन रिकमैन को स्नेप के रोल के लिए खुद जेके रॉलिंग ने सिलेक्ट किया था और उन्होंने एलन को स्नेप की बैक स्टोरी भी बता दी थी, और वो बैक स्टोरी सिर्फ एलन और जेके रॉलिंग को पता थी, ताकि एलन अपने कैरेक्टर को अच्छे से प्ले कर सके। जबकि स्नेप की बैक स्टोरी सबसे आखिरी नॉवल में बताई गई है। दूसरा फैक्ट ये कि जितने भी चाइल्ड एक्टर्स और एक्ट्रेसेस थीं, वो अपना स्कूल वर्क वाकई में मूवी सेट्स पर करते थे। तीसरा फैक्ट ये कि जेके रॉलिंग को हैरी की माँ का रोल ऑफर हुआ था, बट जेके रॉलिंग ने मना कर दिया। अच्छा, जेके रॉलिंग का पूरा नाम है जोएन कैथलीन राउलिंग। चौथा फैक्ट ये कि जेके रॉलिंग ने एलन रिकमैन के अलावा रॉबी कोल्ट्रेन और मैगी स्मिथ को उनके रोल हैग्रिड और प्रोफेसर मिनर्वा मैकगोनागल के लिए भी चूज़ किया था। पांचवा फैक्ट ये कि जैसा कि मैंने बताया कि इस पर एनिमेशन मूवी बनाने वाले थे, तो एक्चुअली उस वक्त तक 4 नॉवेल्स ही आई थी, तो उनको शायद एक ही एनिमेटेड मूवी बनाने वाले थे, यानी कि 4 नॉवेल्स की कहानी एक मूवी में। क्योंकि स्टूडियो को ये डर था कि अगर एक एक करके मूवी बनाएंगे तो कहीं इतना लेट ना हो जाए आखिरी मूवी पहुंचते तक कि बच्चे बड़े हो जाएं और फिर वो एकदम अजीब सा लगे। लेकिन जेके रॉलिंग ने दोनों ही आइडियाज़ रिफ्यूज़ कर दिए थे कि एक ही मूवी बनेगी और वो भी एनिमेटेड। छठा फैक्ट ये कि रोजी ओडॉनल और द फेमस रॉबिन विलियम्स, जो कि एक्टर थे हॉलीवुड के बहुत बड़े, इन दोनों ने इस मूवी में काम करना चाहा था। रोल्स थे मॉली वीजली यानी कि रॉन की माँ का और रूबियस हैग्रिड का, लेकिन जेके रॉलिंग ने मना कर दिया क्योंकि उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे कि सिर्फ ब्रिटिश एक्टर्स ही रहेंगे मूवी में। सातवां फैक्ट ये है कि हैरी के रोल के लिए 5000 बच्चों के ऑडिशन ले चुके थे, लेकिन एक भी फिट नहीं बैठ रहा था। लेकिन क्रिस कोलंबस ने डेविड कॉपरफील्ड नाम की ब्रिटिश टीवी मिनी सीरीज़ में डैनियल का काम देख लिया था और वो उसी को कास्ट करना चाहते थे। लेकिन डैनियल के घर वाले मान नहीं रहते, वो चाहते थे कि डैनियल अपनी पढ़ाई लिखाई पर ध्यान दे। फिर इन्होंने काफ़ी सारे देशों के बच्चों के ऑडिशन लिए, बट कोई नहीं मिला। एक दिन इसके प्रोड्यूसर और स्क्रीन राइटर एक थिएटर में गए और वहाँ डैनियल अपने पिता के साथ बैठे थे। तब वहाँ पर उन्होंने डैनियल के फादर को कन्विंस किया और फाइनली रोल डैनियल को मिल गया। आठवां फैक्ट ये कि रॉबी कोल्ट्रेन सबसे पहले एक्टर कास्ट किए गए थे मूवी के लिए, उनका रोल हैग्रिड का था। नौवां फैक्ट ये कि इसका नाम सिर्फ अमेरिका के लिए चेंज किया गया था, हैरी पॉटर एंड द सॉर्सरर्स स्टोन। अमेरिका के पब्लिशर ने कहा कि अमेरिका की जनता फिलोसोफर्स स्टोन नहीं जानती है, इसलिए इसको सॉर्सरर्स स्टोन चेंज किया है। लेकिन जेके रॉलिंग रिग्रेट करती है इस बात को, यहाँ तक कि उनके ब्रिटेन के पब्लिशर ने भी कहा था कि उनको अपना नाम इस बुक पर शॉर्ट करके जेके रॉलिंग लिखना चाहिए, क्योंकि वुमेन ऑथर की बुक्स ज़्यादा नहीं बिकती हैं। उनको इस बात पर भी बहुत गुस्सा आया था। 10वां फैक्ट ये कि स्कूल के ग्रेट हॉल वाले सेट का फ्लोर यॉर्क स्टोन से बनाया गया था, जो कि काफ़ी महंगा था लेकिन बहुत मजबूत भी था। उस वक्त सेट डिज़ाइनर के इस डिसीजन को काफ़ी सारे लोगों ने क्वेश्चन किया था, लेकिन वो डिसीजन सही निकला, क्योंकि अगले 10 सालों में हज़ारों एक्टर्स और एक्ट्रेसेस वहीं से गुजरने वाले थे और वहाँ पर भी मेजर शूटिंग होती रहती थी। 11वां फैक्ट ये कि टॉम फेल्टन, जिन्होंने ड्रेको मैल्फॉय का किरदार निभाया है, उन्होंने एक भी हैरी पॉटर की नॉवल नहीं पढ़ी थी। तो ऑडिशन के वक्त क्रिस सभी से पूछ रहे थे कि उन्हें नॉवेल्स में सबसे अच्छा पार्ट क्या लगा, तो टॉम ने कहा वो ग्रिंगॉट्स वाला पार्ट। ग्रिंगॉट्स आपको याद होगा बैंक का नाम है। तो क्रिस कोलंबस ने ये बात पकड़ ली कि टॉम झूठ बोल रहा है, क्योंकि उसके पहले वाले ने भी यही जवाब दिया था और क्रिस को ये बात बहुत फनी लगी थी। 12वां फैक्ट ये कि 8 मूवीज़ में हैरी पॉटर ने टोटल 160 चश्मे पहने हैं।
13वां फैक्ट यह है कि रिचर्ड हैरिस, जिन्होंने इसमें एल्बस डम्बलडोर का किरदार निभाया पहली 2 मूवीज़ में, उन्होंने ये रोल सिर्फ और सिर्फ अपनी 11 साल की पोती के कहने पे किया था, क्योंकि उनकी पोती ने उन्हें धमकी दे दी थी कि अगर उन्होंने ये रोल नहीं किया तो वो उनसे ज़िंदगी में कभी बात नहीं करेंगी। 14वां फैक्ट ये कि क्रिस कोलंबस खुश नहीं थे इस मूवी के विजुअल इफेक्ट से। उनका कहना था कि सब कुछ हड़बड़ी में किया गया है और उनको अच्छे से समय नहीं दिया गया है। लेकिन मज़े की बात, इस मूवी ने बाफ्टा अवार्ड जीता था फॉर बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स। बाफ्टा अवार्ड्स ब्रिटेन के अवार्ड्स हैं, इट्स काइंड ऑफ ब्रिटेन्स ऑस्कर। 15वां और आखिरी फैक्ट ये कि कहते हैं कि डैनियल को इस मूवी के लिए 1 मिलियन पाउंड्स मिले थे। खैर IMDb रेटिंग की बात करूँ तो वो है 7.6, जिसे रेट किया लगभग 8,17,000 लोगों ने। और मेरा रिकमेंडेशन मैंने बता ही दिया, मस्ट वॉच है, बहुत ही ज़बरदस्त मूवी है। अभी जाइए डाउनलोड कीजिए, या अमेज़ॉन प्राइम या डिज्नी प्लस हॉटस्टार, जहाँ पर भी ऐसे ज़रूर देखिए, और हो सके तो नॉवल ज़रूर पढ़िए। और आपको आज का रिव्यू कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आप और किस किस मूवी या TV सीरीज़ का रिव्यू सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं मुझे कमेंट करके वो भी बताइए। और मेरे चैनल देसी अंग्रेज को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।